नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है इंजेक्शन मोल्डिंग सेंटर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। ये जो चैनल है इसका ये पहला लेक्चर है और हम आज बेसिक से चीज़ों को स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ आप लोगों से छूटे ना। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर आप बने रहोगे तो चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से समझ में आएंगी। हम चीज़ों को इस तरीके से कवर करेंगे जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हो, यानी कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम हाई लेवल तक लेकर चीज़ों को जाएंगे। तो आप लोगों को अपना जो बेसिक है वो कंप्लीट कर लेना है, चाहे आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, आप कॉलेज नहीं जा सकते हो या कॉलेज कर चुके हो, जैसा भी आपकी कंडीशन करंट में है वैसा ही आप यहाँ पर चीज़ों को सीख सकते हो। इंजेक्शन मोल्डिंग का हमारा ऑनलाइन कोर्स चलता है और जो पीडीएफ नोट्स हैं, जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जो इसके नोट्स होते हैं वो आप कांटेक्ट करके हमसे इन नंबरों पर ले भी सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पर जाकर उनसे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और ये नोट्स हमसे ले सकते हो बने बनाए। तो यहाँ पर आप लोगों को जो कोशिश करनी है वो चीज़ों को सीखने पे करनी है, समझने पे करनी है। नोट्स आप चाहो तो बाद में अपने इन वीडियो से भी बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के। ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहने वाला है, इस चैनल का पार्ट फर्स्ट। तो हम स्टार्ट करेंगे किस चीज़ से? हम स्टार्ट करेंगे प्लास्टिक रॉ मटेरियल से। जब हम बात करते हैं प्लास्टिक की हम बात कर क्यों रहे हैं? सबसे पहला मुद्दा ये आता है कि प्लास्टिक की बात हम कर क्यों रहे हैं। अगर हमें प्लास्टिक प्रोसेसिंग पढ़ना पड़ेगा, तो हमें प्लास्टिक की जो रियोलॉजी है या उसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमें पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कारण क्या है? मान लो कि आप लोगों को किसी भी चीज़ को प्रोसेस करना है, किसी भी मटेरियल को प्रोसेस करना है, तो डिपेंड करता है कि उसका जो प्रोसेसिंग टेम्परेचर है, मेल्टिंग टेम्परेचर है या उसकी डेंसिटी है, ये सारी क्या होती है। जब तक आप लोगों को इनके बारे में पता नहीं होगा तो आप लोगों को प्रोसेस करने में चीज़ों को प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए जब हम प्लास्टिक को प्रोसेस करते हैं तो इसके प्रोसेसिंग का टेम्परेचर का जो दायरा होता है, क्राइटेरिया होता है, वो अलग है। अगर हम मेटल को कंपेयर करते हैं इसके में, तो मेटल का टेम्परेचर अलग होता है। तो हम बिना किसी नॉलेज के हम प्लास्टिक को प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें प्लास्टिक के बारे में जानना होगा, समझना होगा, उसके बाद में ही हम उसे प्रोसेस करने के बारे में सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्लास्टिक रॉ मटेरियल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि प्लास्टिक होता क्या है। भाई प्लास्टिक है वो क्या है? जब हम इसकी डेफिनेशन बताते हैं, आप इंटरव्यू में जाते हो या आप लोगों से कोई पूछ लेता है, एग्जाम में आ जाता है, तो आप लोगों से पूछा जाता है व्हाट इज प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या है, तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए वो आप लोगों को समझ लेना है। तो जब आप डेफिनेशन इसकी दोगे तो क्या दोगे कि प्लास्टिक एक पॉलीमर है। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक पॉलीमर है जो दो या दो से अधिक मोनोमर से मिलकर बना होता है। मोनोमर से मिलकर बना होता है। अब दो क्यों बोला और दो से अधिक क्यों बोला? भाई दो से अगर कम रहेंगे मोनोमर तो आप लोगों का पॉलीमर नहीं बनेगा। या तो दो होने चाहिए या फिर दो से ज़्यादा होना चाहिए। जबकि ये जो चेन जाती है ये 10-10 हज़ार यूनिट तक भी जाती है। बड़े बड़े पॉलीमर बनाए जाते हैं, लेकिन जब हम डेफिनेशन में लिख रहे हैं तो कम से कम मिनिमम जो हमारा क्राइटेरिया है वो मिनिमम क्वांटिटी दो तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि प्लास्टिक एक पॉलीमर है जो दो या दो से अधिक मोनोमर से मिलकर बना होता है। अब कंडीशन क्या आती है, जो नोट यहाँ पर आता है वो नोट ये कहता है कि सभी प्लास्टिक होंगी वो सभी प्लास्टिक पॉलीमर होंगे, लेकिन सभी पॉलीमर प्लास्टिक नहीं होंगे। ये दोनों चीजें आप लोगों को याद रखनी है। यानी कि जितनी भी प्लास्टिक होंगी वो प्लास्टिक सारी पॉलीमर तो होंगी, लेकिन सभी जो पॉलीमर होंगे वो प्लास्टिक नहीं होंगे। इस चीज को समझिए कि प्लास्टिक सभी पॉलीमर प्लास्टिक है क्यों नहीं है। अब देखो, जो भी तुम इस वर्ल्ड के अंदर देखते हो वो सब कुछ क्या है? वो सब कुछ पॉलीमर है। मेटल है, मेटल भी एक पॉलीमर है। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, मनुष्य की बात करूं, ये भी एक पॉलीमर है। क्यों? क्योंकि ये कोशिकाओं से मिलकर बना है और कोशिका जो सेल होती है वो एज ए मोनोमर काम करती है इसके लिए। ठीक है, चाहे वुड है, मेटल है, निकिल है, कॉपर है, जो भी चीज है, जो भी आप देखते हो वो सभी पॉलीमर तो हैं, लेकिन ये सभी पॉलीमर प्लास्टिक तो नहीं है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि सभी प्लास्टिक पॉलीमर तो होते हैं, लेकिन सभी पॉलीमर प्लास्टिक नहीं होते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो हमने यहाँ पर समझा कि प्लास्टिक क्या है। ठीक, अब यहाँ पर दो वर्ड और आते हैं। कौन कौन से वर्ड आते हैं? सबसे पहला हमें नया वर्ड मिला पॉलीमर।
ठीक। और दूसरा जो वर्ड हमें मिला वो मिला हमें मोनोमर। मोनोमर यानी कि हम लेकर क्या चले थे, प्लास्टिक, और प्लास्टिक को पढ़ते पढ़ते दो चीजें हमें और नहीं मिल गई, तो हमें इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब पॉलीमर और मोनोमर के बारे में समझने से पहले इस चीजों को थोड़ा सा समझिए। जब मैं पॉलीमर, ये जो पॉलीमर है, जब मैं इन्हें क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो डिवाइड करके क्या बनेगा, एक तो पॉली बनेगा और दूसरा मर बनेगा। जब मैं मोनोमर को डिवाइड करता हूं, मोनोमर को डिवाइड करता हूं, तो मोनोमर से क्या बनेगा, एक तो मोनो बनेगा और एक मर बनेगा। समझ में आ गई इतनी बात। तो पॉलीमर का हमने डिवाइड किया, पॉली प्लस मर। तो पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे। इंग्लिश में लिखेंगे तो मैनी लिख देंगे इसे। जब हम मर की बात करते हैं तो मर का मतलब होता है यूनिट, ठीक है, यूनिट, सिंगल यूनिट की हम बात कर रहे हैं, यहां पर का मतलब हो गया यूनिट। जब हम मोनोमर की बात करते हैं तो मोनो का मतलब होता है एक और मर का मतलब यूनिट, यानी कि वो यौगिक या वो कंपाउंड जिसमें बहुत सारी यूनिट होती हैं या जो बहुत सारी यूनिट से मिलकर बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। किसकी यूनिट से मिलकर बनता है, मोनोमर की यूनिट से मिलकर बनता है, उसे हम पॉलीमर बोलते हैं। मोनोमर किसे बोलेंगे, जिसमें सिंगल यूनिट होगी, किसी भी चीज की सिंगल यूनिट को हम क्या बोलेंगे, मोनोमर बोलेंगे। समझ में आ गई इतनी बात, दोनों चीजें समझ में आ गई। इनके जो नोट्स हैं वो आप लोगों को अलग से मिल जाएंगे, सिर्फ चीजों को आप लोगों को समझते हुए चलना है। समझ में आप लोगों को भेद नहीं करना है कि आप लोगों की समझ में चीजें ना आए। अब हम बात करते हैं मोनोमर की, क्योंकि कहानी यहीं से शुरू होगी। मोनोमर, अब देखो मोनोमर क्या है। मोनोमर से पहले हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल में क्या है, लगभग 117 एलिमेंट होते हैं। ये पीरियोडिक टेबल क्या है, इसे बोलते हैं हिंदी में आवर्त सारणी। और ये आप लोगों को केमिस्ट्री का टॉपिक मिल जाएगा कि आवर्त सारणी में लगभग 117 तत्वों की खोज हो चुकी है और 112 तत्व हम पढ़ते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर। तो 112 हमें कोई मतलब नहीं है 112 से, हमारी जो मतलब की चीज है हमें सिर्फ उसी पे ध्यान देना है। जैसे पहला जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन। दूसरा जो होता है वो होता है हीलियम, हीलियम होता है। तीसरा होता है लिथियम होता है। चौथा होता है बेरिलियम होता है और पांचवा होता है बोरान, ठीक है। छठा होता है कार्बन, सातवां होता है नाइट्रोजन और आठवां होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। नौवां होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन। और 10वां होता है आप लोगों का नियान। 11वां होता है सोडियम Na और 12वां आप लोगों का होता है Mg मैग्नीशियम। 13वां होता है Al यानी कि एल्यूमिनियम। 14वां होता है आप लोगों का Si यानी कि सिलिकॉन। 15वां होता है फास्फोरस। 16 होता है आप लोगों का सल्फर। 17 होता है आप लोगों का क्लोरीन। 18 होता है आर्गन और 19 होता है आप लोगों का पोटेशियम और 20 होता है कैल्शियम। ये बात मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, ठीक है, हमारा इस चीज से लेना देना क्या है। अब इस चीज का लेना देना समझिए। जब मैं वाटर की बात करता हूं H2O, ठीक है, वाटर से भी पहले एक चीज समझिए, इस पृथ्वी पर सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो कौन है, वो है एटम। सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, एटम। एटम को हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु, परमाणु बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा पार्टिकल हो गया, यानी कि विश्व के अंदर जो भी चीज बनी है वो कहीं ना कहीं परमाणु से मिलकर ही बनी है, ठीक। अब ये तो ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का परमाणु है, ये आप लोगों का आर्गन का परमाणु है, ये आप लोगों का सिलिकॉन का परमाणु है। तो जब परमाणु आपस में मिलेंगे तभी तो एक बड़ा कंपाउंड या यौगिक आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। जब मैं बात करता हूं H की, ये क्या है, हाइड्रोजन है। लेकिन ये हाइड्रोजन क्या है, ये हाइड्रोजन एटम है, इसे ही हम परमाणु बोल रहे हैं। किसका एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, क्योंकि सिंगल है तो हम क्या बोल रहे हैं, एटम, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन को दो मिला दूं, अभी तो सिंगल था लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, H और H में एक दूसरा H और आ गया। अब क्या ये एटम रहेगा, ये एटम नहीं रहेगा। अब ये क्या बन जाएगा, ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है, अणु बन जाएगा, ये अणु बन जाएगा। यानी कि हमारी शुरुआत कहां से हुई, परमाणु से। जब एक कोई भी एलिमेंट होता है उसे परमाणु बोलते हैं, और जब उसी के जैसा, उसी खानदान का सेम अगर उसी में ऐड होता है तो दो होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अणु।
तीन हो जाएंगे तब भी अणु। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जब हम तीन देखते हैं तो ये ओजोन होती है, ये भी अणु ही होता है। समझ में आ रही है बात? तो अब ये हो गया। अब दूसरी तरफ हम ऑक्सीजन देखते हैं, ये क्या है साहब? ये भी फिर परमाणु ही होगा भाई, ये भी तो परमाणु ही होगा। जब साहब हम इसमें एक और ओ मिला देंगे तो इसे क्या बोलेंगे? इसे अणु बोलेंगे, अणु बोलेंगे। ये तो एक ही खानदान की बात चल रही है। अब हम कुछ नया करते हैं। नया क्या करते हैं? हमने एक तो ले लिया ओ, ऑक्सीजन ले लिया, प्लस दो ले लिए, चार ले लिया हमने क्या? H2O, सॉरी दो हमने क्या ले लिए? 2H2, हाइड्रोजन के कंपाउंड, हाइड्रोजन के एटम ले लिए 2H2, 2H2, ठीक है, ये ले लिए हमने, इनकी करा दी रिएक्शन। अब मुझे एक बात बताइए, ना तो ये एटम है ना ही ये एटम है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। तब दोनों की मैंने रिएक्शन करा के जब कुछ तीसरा बनेगा तो क्या बन के आएगा? H2O, 2H2O बन के आ जाएगा। तो ये क्या बन गया? ये वाटर बन गया, जल बन गया। तो अब क्या इसे हम परमाणु कहेंगे? क्या हम इसे अणु कहेंगे? नहीं। जब सिंगल था तो परमाणु कहा, जब डबल या ट्रिपल हो गया, एक ही खानदान के हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो क्या हो गया? अणु हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। जब अलग अलग फैमिली के मेंबर ने आपस में रिएक्शन करी और रिएक्शन करने के बाद में जब नया कंपाउंड बनाया, उसे हमने क्या बोला? यौगिक बोला, यौगिक बोला, ठीक है, यौगिक बोल दिया। यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। इतनी कहानी समझ में आती है? अगर इतनी कहानी समझ में नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। अब हमने क्या बना लिया? एक यौगिक बना लिया जिसका नाम हमने रखा H2O, पानी बना लिया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो मॉलिक्यूल है, अलग अलग जो मॉलिक्यूल है उनसे ये मिलकर बना है, और इसमें तीन एटम है। एक तो O का, ऑक्सीजन का एटम है, और दो हमारे किसके एटम है? ये हमारे हाइड्रोजन के एटम है, ठीक। अब हम बात करते हैं पॉलीप्रोपिलीन या पॉलीएथिलीन की बात कर लेते हैं। ये पॉलीएथिलीन क्या है? एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक मटेरियल है। अब प्लास्टिक मटेरियल है, पॉली, पॉली का मतलब मैंने क्या बताया? मैनी, मैनी बहुत सारे। इसका मतलब जहां पर भी पी लग रहा है तो पॉली लग रहा है। इसका सिर्फ गिनती में यूज हो रहा है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ गिनती में यूज हो रहा है, काउंटिंग के दौरान इसका यूज किया जा रहा है। मेन चीज क्या है? एथिलीन। तो एथिलीन यहाँ पर क्या है? एथिलीन एक गैस है, एक मोनोमर है। तो एथिलीन का फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रक्चर इसकी कैसी होगी? कुछ इस तरीके की एथिलीन की स्ट्रक्चर होती है, ठीक। और ये क्या है? ये एक मोनोमर है। किसका मोनोमर है? पॉलीएथिलीन पी का एक मोनोमर है। अब हम इसमें देखते हैं, क्या कार्बन हमारी आवर्त सारणी में नहीं था? 6 नंबर पे था साहब। तो ये क्या है? कार्बन का एटम हो गया। हाइड्रोजन, हाँ साहब 1 नंबर पे था, तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन का एटम हो गया, ठीक। ये भी कार्बन का एटम हो गया और ये भी हाइड्रोजन का एटम हो गया। अब जो मोनोमर मिल रहे हैं, हमें जो मोनोमर मिल रहे हैं वो समझ में आ गया कहाँ से मिले हैं? हमें जो मोनोमर मिले हैं, पहले एटम बना, एटम से मॉलिक्यूल यानी कि अणु बना, अणु से यौगिक बना। इस यौगिक को ही हम क्या बोल रहे हैं? मोनोमर बोल रहे हैं। समझ में आ गई हमें मोनोमर कहाँ से मिला, तो मोनोमर कैसे बना, ये आज बात हमें समझ में आ गई कि मोनोमर हमें मिलता कहाँ से है। तो अब हमने क्या बना लिया? मोनोमर बना लिया। मोनोमर के बाद में हम क्या बनाएंगे? पॉलीमर बनाएंगे। तो मोनोमर हमें मिल गया क्या? एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हम इसका क्या करा देंगे? एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? योगात्मक बहुलीकरण, योगात्मक बहुलीकरण। मैंने क्या बोला था? पॉलीमर बनने के लिए 2 या 2 से अधिक। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? यहाँ पे ले लेते हैं N यूनिट। यहाँ पे क्या ले लेते हैं? N यूनिट। और N हमारा क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये कहीं तक भी जा सकता है हमारा जो N है। तो जब हम N यूनिट लेंगे तो हम सिंपल भाषा में यहाँ नीचे लिख देते हैं एक बार इसे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एक तो ये अणु हो गया, मान लो एक ये वाला ऊपर वाला मॉलिक्यूल हो गया, एक ये मोनोमर हो गया, तो 2 मोनोमर हो गए। अगर हम N को भी हटा दें यहाँ से तो 2 मोनोमर हो गए। तो जब हम इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलेगी। CH2 जो डबल बॉन्ड था यहाँ पर हम सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। क्यों लगाएंगे मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। ये बन गया। तो ये जो मोनोमर है, ये इतनी जो यूनिट है, ये रिपीटिंग यूनिट है।
ये यहाँ पर, ये वाली जो यूनिट है ये यहाँ पर ऐड हो गई, जुड़ गई, फिर अगले वाली आगे जुड़ जाएगी, अगले वाली आगे जुड़ जाएगी, और ये जो चैन है ये लंबी चलती चली जाएगी। इसलिए हमने क्या कहा, एक यहाँ पर बॉन्ड लगा दिया, एक यहाँ पर बॉन्ड लगा दिया, तो ये जो बीच वाला डबल बॉन्ड था ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो चैन है ये बहुत लंबी है। क्यों लंबी है? क्योंकि ये पॉलीमर बना है अब, ठीक है। मोनोमर में तो डबल बॉन्ड था, लेकिन अब ये क्या बन गया, पॉलीमर। तो ये बीच की जो बॉन्ड है ये यहाँ पर दो खत्म हो जाएंगे, एक ही रह जाएगा। अब एक इसका कारण क्या है, क्योंकि कार्बन जो होता है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है, ठीक है, संयोजकता इसे बोलते हैं, उसकी 4 होती है। अब देखो 4 इसकी है क्या, 2 एरी, एक एरी और एक एरी, 4 हो गई। इस कार्बन की देखते हैं, 2 एरी, एक एरी और एक एरी, 4 हो गई। तो कार्बन की वैलेंसी, अगर तुम्हारी कोई रिएक्शन है, अगर उसकी कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा आ रही है, 4 से कम आ रही है, तो इसका मतलब रिएक्शन में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। इसलिए आप लोगों को सोच के चलना है कि कार्बन की वैलेंसी हमेशा कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। अगर कहीं पर 4 नहीं हो रही है और आप लोगों को उसे कंप्लीट करना है, तो हाइड्रोजन जोड़ के हमेशा कार्बन की वैलेंसी को पूरा किया जाता है। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। तो ठीक है, ये आप लोगों को क्या समझ में आया? अभी आप लोगों को मोनोमर समझ में आ गया, प्लास्टिक समझ में आ गया, प्लास्टिक के बाद में मोनोमर समझ में आ गया, और मोनोमर के बाद में आप लोगों को पॉलीमर समझ में आ गया। ठीक है, अब ये जो पॉलीमर है ये हमने बना लिया। तो पॉलीमर जब हमने बना लिया, तो पॉलीमर के हम क्या पढ़ते हैं, हम प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, पॉलीमर कितने प्रकार का होता है, तो ये चीजें हमें पढ़नी है। जब हम ये चीजें पढ़ते हैं तो हम इसका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इसका वर्गीकरण, हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्गीकरण हम करते हैं, बंटवारा करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे सामने 4 बच्चे खड़े हुए हैं, 4 स्टूडेंट खड़े हुए हैं, तो इसके इन्हें डिवाइड करने के, इनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करने के मेरे पास में क्या होंगे, कुछ ऑप्शन होंगे, कुछ आधार होंगे। जैसे मैं क्या बोलूंगा, एक काम करो, जो छोटे छोटे हैं वो लाइन में आगे आ जाओ, बड़े बड़े पीछे चले जाओ। एक आधार तो ये हो गया भाई। जो कहां से आते हैं, जो यूपी से आते हैं वो आगे आ जाओ, जो हरियाणा से आते हैं वो पीछे चले जाओ। ठीक है, 2 आधार हो गए। जो मोटे मोटे हैं वो आगे आ जाओ, जो पतले पतले हैं वो पीछे चले जाओ। तो ये क्या है, ये कैटेगरी है, ये आधार हैं वर्गीकरण के। समझ में आ रही है? तो वैसे ही जब हम पॉलीमर का वर्गीकरण करेंगे, तो हम उनके वर्गीकरण को भी किसी आधार पर उनका वर्गीकरण करते हैं। तो हम देखते हैं कि वर्गीकरण हम किन किन आधारों पे पॉलीमर का करते हैं। ठीक है, तो आज हमने चीजों 3-4 टॉपिक पढ़े। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा पार्ट टू आएगा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की पॉलीमर का जो क्लासिफिकेशन है, हम किस किस आधार पर करते हैं और कितने पार्ट्स में हम उसे डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर भी कर दें। चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नया चैनल है तो इसका जो है आप लोगों को सब्सक्राइब करके इसे रख लेना है, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उनके जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।